नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। मौका दिवाली का है। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इंडिया चाहता है मैं आपके पसंद की खबरों को रोज लेकर आता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया में खबरों का धमाका करने वाले शख्स हैं महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक साहब। आज हमारे साथ इस खास दिवाली स्पेशल इंडिया चाहता है में खुद नवाब मलिक जी मौजूद हैं। उनके साथ सीधे सवाल करेंगे। वो दिवाली पर लगातार धमाके कर रहे हैं। बीते एक महीने से नवाब मलिक साहब सुर्खियों में हैं और उनकी वजह से बहुत से लोग इन दिनों परेशान भी हैं। आज उन्हीं के साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नवाब मलिक सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और बगैर वक्त गवाए सीधे नवाब मलिक के साथ बातचीत करते हैं। मलिक साहब शुक्रिया, धन्यवाद, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा पहला सवाल नवाब मलिक जी, इतने दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नवाब मलिक साहब को हुआ क्या है। नवाब मलिक साहब अचानक से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय जनता पार्टी में जैसे कंफ्यूज कर गए हैं। आपको लग रहा है कि आप एनसीबी कोई राजनीतिक पार्टी है जो आप लगातार उस पर हमले कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मेरी तरफ से भी आपको और सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, 62 साल की उम्र है मेरी सुमित जी, और लगभग 42-45 साल राजनीति में हो गए। लगभग 25-26 साल से विधायक हूँ, 8 बार मंत्री रहा। लेकिन इस 45-46 साल जीवन में कभी नवाब मलिक ने किसी के खिलाफ कोई भी मोर्चा कभी नहीं खोला। राजनीतिक बयानबाजी दी, लेकिन पहली बार लोग कह रहे हैं कि आपने कोई मोर्चा खोला है। मैंने किसी पार्टी के या संस्था के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला। मैंने मोर्चा खोला है नाइंसाफ़ी के खिलाफ। और जब नाइंसाफ़ी होगी तो हमारा तेवर ही पहले से रहा है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना। लोगों को, बेकसूरों को फंसाया जा रहा है, बड़े पैमाने पे एक्सटॉर्शन हो रहा है। जब ये सारी जानकारी मुझे मिली है, इसीलिए मैंने एक मोर्चा खोला है। पूरी डिपार्टमेंट पे नहीं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में कुछ लोग गलत तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, पब्लिसिटी के लिए फिल्म वालों को टारगेट किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे उगाही हो रही है। जब मेरी जानकारी में आया, इसलिए मैंने मोर्चा खोला है। लेकिन नवाब मलिक साहब, हमने देखा बीते 1-1.25 साल में कई सारे फिल्म स्टार्स को बुलाया गया एनसीबी में। कुछ के पास से रिकवरी भी हुई, कुछ को जेल भी जाना पड़ा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उगाही का धंधा है? हो सकता है कि ये लोग ड्रग रैकेट में शामिल हों, कंज्यूम करते हो सकता है कुछ लोग ड्रग्स की सप्लाई भी करते रहे हों, जिस तरह के आरोप लगे इन लोगों पर। देखिए, ऐसा है, कोई ड्रग कंज्यूम नहीं करता है, मैं इसको लेके किसी को क्लीन चिट नहीं देता। हो सकता है कि कुछ लोग एडिक्ट हों, लेकिन एडिक्ट के लिए अलग कानून है। उसके लिए सीधे सीधे है कि आप उनका ब्लड यूरिन सैंपल ले लें। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसे ले जाके कोर्ट में खड़ा करें। उसे उसी दिन जमानत हो जाती है और उसके लिए 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। और ऐसे लोगों को बीमार घोषित करके रिहैब सेंटर में भेजा जाए, उसका एक कानून है। अब ये कह देना कि लोग इस धंधे में शामिल हैं, मैं आपको बता दूं कि जब वानखेड़े को इस डिपार्टमेंट में लाया गया, उस समय सुशांत सिंह आत्महत्या का मामला था। उस पर राजनीति बड़े पैमाने पर हो रही थी। बिहार में जुरिडिक्शन ना होने के बावजूद वहाँ पे एक थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। सरकार ने फैसला दिया, सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। सीबीआई रिया चक्रवर्ती की, उनके परिवार की, उनके भाई की जांच कर रही थी। तब उसमें से कुछ चीज़ें सामने आई कि शायद ड्रग कंज्यूम होता था। लगभग 15 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं। उसमें मीडिया के कैमरे लगवा के, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे सारा अली खां हो, चाहे और भी बहुत सारे फिल्म जगत के लोग हों, उनका मीडिया ट्रायल किया गया। ये कह के कि व्हाट्सएप चैट हमें बरामद हुए, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। जो मुंबई एनसीबी है, जो जोनल ऑफिस है, वो एक पुलिसिया का काम कर रही है। 2 ग्राम 4 ग्राम के मामले बनाकर और एक पब्लिसिटी करने का खेल कर रही है। कोई बड़ा काम वो नहीं करती, इस तरह से हमारा बयान है। लेकिन नवाब मलिक साहब, मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने शुरू में नाम लिया एक अधिकारी का, समीर वानखेड़े का। अब आप पूरी एनसीबी पर ही की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी लड़ाई है किससे?
समीर वानखेड़े से है या एनसीबी पूरी एजेंसी से है? ठीक है, पूरी एजेंसी पे कभी सवाल उठा नहीं। अगर 1985 से इसका गठन हुआ है तो लगभग 35 साल में तो कभी सवाल एनसीबी पे किसी ने उठाया नहीं, और कभी भी एनसीबी इतना मीडिया हाइप उसका रहा नहीं। उन्होंने बड़े बड़े काम किए देश में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कभी सवाल नहीं उठा। लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति को लाया गया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का खेल शुरू हो गया, महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र को बदनाम करने का खेल शुरू हो गया। इसी खेल से राजनीतिक फायदा उठाया लोगों ने, बिहार का चुनाव उसी पे डाइवर्ट कर दिया गया और बड़े पैमाने पे उगाही होने लगी। और उसके बाद मेरा बयान आया है, आप देख लें। आप ऐसे बात कर रहे हैं नवाब मलिक साहब की समीर वानखेड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हुए, उनके कहने पर काम कर रहे हैं। ये सबूत क्या है आपके पास इतने गंभीर इल्जाम लगाने का? ठीक है, ऐसा है, कोई अधिकारी 2008 में आईआरएस ज्वाइन करे और उसके बाद उसकी लगातार पोस्टिंग मुंबई शहर से बाहर नहीं हो पाई, और 7 सालों से पोस्टिंग तो अलग अलग विभागों में हुई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। अधिकारी अपने तरीके से भी राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश करता है, और हमें लगता है कि जाने अनजाने में भी हो सकता है कि बीजेपी के लोगों ने उनको मदद की हो, या पॉलिटिकली वो सूट कर रहा था उस समय, इसलिए उसके साथ खड़े रहे। पॉलिटिकली सूट कर रहा था, बीजेपी के साथ हो सकते हैं, ये तो आप अजम्पशंस पे काम कर रहे हैं ना नवाब मलिक जी। इसमें आपके पास सबूत कुछ नहीं है कि नवाब मलिक कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर या किसी और बीजेपी नेता के इशारे पर काम कर रहे थे? कोई सबूत आपने दिया नहीं आज तक? ठीक है, ऐसा है, देवेंद्र जी का एक फ्रंटमैन है नीरज गुंडे। जब से ये सरकार गई है, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, जितनी केंद्रीय एजेंसी हैं वहाँ पे दखल देवेंद्र जी का है। उनके जरिए बहुत सारे अधिकारी लाए जाते हैं, बहुत सारी फर्जी मामले बनाए जाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दबाव का काम होता है। पूरा महाराष्ट्र जानता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें किसी भी तरह का मुगालता नहीं। नीरज गुंडे ही उनका फ्रंटमैन है, पिछले 8 सालों से काम करता है। इन सभी कार्यालयों में दिन भर जाके बैठा रहता है, तो वो क्यों बैठता है ये भी उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। नवाब मलिक साहब, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, आप ये इल्ज़ाम सीधे तौर पे आपको लग रहा है कि क्योंकि आपके दामाद को जेल में डाला गया, उनके पास से ड्रग्स की रिकवरी दिखाने की कोशिश की गई, इसीलिए आप समीर वानखेड़े से नाराज़ हैं? समीर खान को उन्होंने पकड़ा है क्योंकि 8.5 महीने हमने किसी को कोई बयान नहीं दिया, न कभी सफाई दी, न कभी कहा कि उसे नाजायज़ फंसाया गया है, और उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा ना सार्वजनिक रूप में हमने की, ना कभी अपने जानने वालों से की। लेकिन 8.5 महीने के बाद जो चार्जशीट फाइल हुई थी 6 महीने बाद, जब चार्जशीट आई तो उसमें हम लोगों ने जो गुजरात फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसमें पूरी तरह से ये साबित हो गया कि कोई ड्रग नहीं था। एक 7 ग्राम किसी के पास गांजा मिला था जो पीने वाला कोई एडिक्ट था, बाकी सारा जो है वो तंबाकू था। उसके बाद 2.5 महीने और लग गए, तारीख पे तारीख डिले करने की कोशिश की गई, और उसके बाद ये जमानत हो गई। लेकिन मैं एक बात और पहले बताना चाहता हूँ कि जब मैं बयान दे रहा था तो एक पत्रकार 2-3 मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि वानखेड़े आपसे नाराज हैं। मैंने कहा क्यों नाराज हैं? बोले वानखेड़े साहब बोल रहे हैं कि बयान दे रहे हैं हमारे खिलाफ, इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। तो मैंने उन पत्रकारों से कहा था कि वानखेड़े का जो बैकग्राउंड है, वो जो सारी चीज़ें उनकी हैं वो मैं जानता हूँ, उन्हें कह दें कि इस तरह की धमकियाँ ना दें। जब छूट कर दामाद आया तो उसने सारी कहानी जो और लोगों को जिस तरह से फंसाया गया, जिस तरह से बेकसूर लोग अंदर थे, वो सारी चीज़ें हमें बताई। और मीनवाइल हम लोग जब ये सब चीज़ें गलत तरीके से लोगों को फ्रेम किया जा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको सर्च कर रहे थे, उसको देख रहे थे कि कैसे किस तरह से चीज़ें हो रही है। एक खूबी समीर वानखेड़े की ये है कि जो भी सीजर होता है, छापेमारी होती है, कानून ये कहता है कि आप जहाँ छापा मारे वहीं जो भी मटेरियल मिले उसको सील करें, उसको ला के अपने स्ट्रांग रूम में रखें और जज के सामने सैंपलिंग के लिए खोला जाए और फिर वहीं सील करके स्ट्रांग रूम में रखें। इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी ये था कि ब्लैंक पेपर्स पे अपने गवाहों के साइन लेके रखे रहते थे,
सामान उठा लाते थे या नहीं मिला तो अपने दफ्तर में ही उस पर मुकदमे बनाते थे और जो तस्वीरें ये मीडिया को लीक करते थे, हमने सारी तस्वीरें इनके आने के बाद मैच की तो जो मीडिया के ग्रुप में इन्होंने डाली, दो ही उसके बैकग्राउंड है, एक टेबल है ब्राउन कलर का, वही सारी तस्वीरें भेज देते थे, या उनके ऑफिस में मरून कलर की चेयर है या फ्लोरिंग व्हाइट कलर की है, सारी चीजें मैच होती थी। सारे सोशल मीडिया पे आप देख लें, 1.5 महीने में जितना सीजर की तस्वीरें पूरे देश में छपी है उसमें दो ही बैकग्राउंड है, या एक ब्राउन कलर का एक टेबल है या एक व्हाइट कलर की फ्लोरिंग है जिसमें मरून कलर की चेयर। बड़ा गंभीर इल्जाम आप लगा रहे हैं कि सीजर करते थे, फोटो खींचते थे, भेजते थे। नहीं नवाब साहब, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, इन सबके बीच में अगर मान लीजिए कि 1% एक बार के लिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि समीर वानखेड़े महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, शौक उनके महंगी चीजों को अपनाने के हैं? ये कहां से आप कह सकते हैं? आगे चले, इसका क्या सबूत है आपके पास? नहीं उसको आगे देखिए, वो तो मैं आगे फिर बताता हूँ। ये सारे फर्जी मामले बनाए गए, उगाही का मामला चलता रहा, महंगे कपड़े पहनते हैं तो अधिकारी, उसकी आमदनी कितनी है? कोई अधिकारी हर दिन 2 लाख रुपए के जूते कैसे पहन लेता है? हर दिन वो 75,000 रुपए के शर्ट कैसे पहनता है? सर जूता तो एक लिया होगा, बार बार पहनता होगा, पहनता है, शर्ट एक ली होगी, 3-4 बार पहन लेते होगा आप। नहीं एक क्लास 1 अफसर को 1.5-2 लाख रुपए मिलते हैं नवाब मलिक साहब, तनख्वाह के तौर पे। सुविधाएं अलग हैं जी, ऐसा तनख्वाह ठीक ठाक होती है क्लास 1 अफसर की। 2 लाख रुपए नहीं, ऐसा है कि देखिए, हमने कोई एक दिन में ये सारी चीजें नहीं जुटाई है। हमने ये सारा सोशल मीडिया से इनकी सारी तस्वीरें जमा की हैं। हमारे पास जो तस्वीरें हैं उसकी कॉस्ट ही 15 करोड़ रुपए के कपड़ों की हमारे पास है। एक जूता नहीं है, हर दिन जूते बदलते हैं, जूते का रंग भी बदलता है, बेल्ट का रंग बदलता है, शर्ट के रंग बदलते हैं, एक कपड़ा नहीं। और मैं माफी के साथ नवाब मलिक साहब माफी के साथ, बहुत से बड़ी ब्रांडेड चीजों के कॉपी मिलती है मार्केट में। 3 लाख की सामान की चीज 300 रुपए में ही मार्केट में मिल जाती है। बहुत से ऐसे मार्केट है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी, और भी शहरों में होते हैं। ये आपको कैसे पता कि वो ब्रांडेड चीज ही पहने हुए हैं? मेरा यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या सबूत है आपके पास? आपने बहुत गंभीर इल्जाम लगाया है करप्ट होने का। देखिए, DRI में वो काम कर चुके हैं, कस्टम में काम कर चुके हैं। क्या जो डुप्लीकेट माल बिकता है, अगर कोई अफसर DRI में काम करता हो, कस्टम में काम करता हो और डुप्लीकेट मार्केट से सामान खरीदता है, तो ये भी एक गुनाह है। हमें लगता है बचाव में इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, वो भ्रष्ट हैं। उगाही का धंधा उन्होंने किया है। और अभी जो शाहरुख खान के लड़के की गिरफ्तारी का मामला था, उसमें 18 करोड़ की डील हुई है, 50 लाख रुपए पिक किए गए, उसके CCTV फुटेज मिल गए हैं। इन्हीं का एक गवाह सारी कहानी बना रहा है। पूरी तरह से पुलिस हर गवाह को जुटा रही है। और ये जो मैंने इल्जाम लगाया है उगाही का, ये 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है। उनका पक्ष भी सुनाना चाहिए। उनका परिवार क्या कह रहा है इस महंगे शौक के बारे में? सुनिए, उनकी बहन कल, सुनिए क्या कहा। उनकी बहन आई थी सामने, यास्मीन, उनका क्या बचाव है, सुनते हैं। उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही, मेरी माँ थी जो करती थी, तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद का कोई मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास खड़े हैं, कभी उसके पास खड़े हैं। आपने उनसे नहीं पूछा कि उनकी ऐसी हैवी लाइफस्टाइल कहाँ से है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने, किसी ने ये सवाल नहीं किया। मैं ये सवाल करती हूँ उनको। नवाब मलिक साहब, उल्टा पलट के आपके दामाद को कटघरे में खड़ा कर रही है यास्मीन। देखिए, खड़े करने दीजिए। उनकी माँ ने पारसी फिलिप की घड़ी 17 साल पहले, ये मॉडल ही नहीं था। मॉडल मैच कर लीजिए, 17 साल पहले इस तरह का कोई मॉडल नहीं आया।
एक शर्ट की बात करती है, मैं तो हर दिन के शर्ट की बात करता हूँ, मैं जूतों के रंग की बात करता हूँ। अगर वो साल में एक बार खरीदते थे तो सारे कपड़े नए हर दिन कैसे? ये तो मोदी साहब से भी आगे निकल गए। जहाँ तक मेरे दामाद का सवाल है, मेरा दामाद, उनकी माँ एक सहानी फैमिली है, सिंधी फैमिली, उनकी बेटी है जिन्होंने थर्डोमल कॉलेज बनाया, और सिंधी फैमिली में बहुत बड़े घर की वो बिटिया थी। उनका भी लव मैरिज था। समीर खान के वालिद एक कस्टम ऑफिसर थे, उनका अपना कारोबार है, उनके अपने बहुत सारे लीग चलाते हैं, और कहीं ना कहीं एक उसके पास एक फोर्ड मस्टैंग गाड़ी थी। ये फोर्ड मस्टैंग गाड़ी की तस्वीर उसकी है, और बहुत सारे दोस्तों की गाड़ियों में भी वो बैठे हुए नजर आते हैं। आपका दामाद करे तो जायज़, समीर वानखेड़े करे तो गलत। उनका बिजनेस है तो ठीक है। ये अगर ईमानदारी का पैसा अगर ये कहते हैं अपने आप को, तो आप इनको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये जो दो समीर में अंतर है नवाब मलिक की नज़रों में, ये परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो कह रही हैं कि साल में एक बार खरीदता है, तो साल में एक बार क्या 300 शर्ट खरीदता है, 300 पैंटें खरीदता है, 50 जूते खरीदता है? हम एक शर्ट की, वो बर्बरी वाली शर्ट पे ही खड़ी हैं। हर दिन के शर्ट देखिए, हर दिन के जूते देखिए, लुई फिलिप के जूते हैं। आप देखिए ना, मैं तस्वीरें लाके दे दूंगा। और प्राइवेट लोगों के साथ जो पार्टियों में वो बैठे हैं, वहाँ पे कौन कौन सी घड़ियां पहनी हुई है, वो भी तस्वीरें मैं जारी कर दूंगा। ठीक है, अगर वो ईमानदार है, अगर इसी तरह से ईमानदार अफसर की जिंदगी हो जाए, तो मैं तो कामना करता हूँ कि सारे ईमानदार अफसर इसी तरह से जिए, और भी जो उनके कलीग हैं कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी निजी तौर पर समीर वानखेड़े के साथ खुंदक है, क्योंकि उन्होंने समीर खान को तंग किया, आपके दामाद को परेशान किया। ये भाव आता है नवाब मलिक जी? नहीं, आने दीजिए। शुरू में तो लोग कह रहे थे, जब मैंने केपी गोसावी और मनीष भानुशाली का चेहरा सामने लाया, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट विटनेस हैं। ये नहीं कहा कि इनको हम नहीं जानते। हमने तो 1 तारीख को ही ये मिले, लेकिन पिछले 7 महीने से वानखेड़े साहब के ये संपर्क में सारी इनकी प्राइवेट आर्मी थी। जब मैंने सवाल खड़ा किया कि ऋषभ गाबा, आमिर फर्नीचर वाला, ऋषभ सचदेवा, आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाभा को क्यों छोड़ा गया, तो बोले हमने 11 नहीं 14 लोग पकड़े थे। पहले तो उन्होंने पहले दिन कहा कि 8 से 10 लोग थे और 8 ही लोग आए, तब उसको भी कवर अप करने लगे। जब फ्लेचर पटेल का हमने मामला उठाया, लेडी डॉन का मामला उठाया, तो भी निजी जिंदगी का मामला सामने आ गया। जब हमने कहा कि मालदीव में उगाई हुई है, तो भी कह रहे मैं दुबई नहीं गया। सवाल हम उठाते हैं कोई वीडियो लाकर, कागजात लाकर। इनका बर्थ सर्टिफिकेट हमने जारी कर दिया तो बोले ये फर्जी है। इनका निकाह मरनामा हमने राज्य जारी कर दिया, ये फर्जी है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा ही ये इन्होंने चलाया है, और ये फर्जीवाड़ा धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये सारी जो चीजें हैं उस पर जांच बैठेगी और कार्रवाई। आपने कागजों के बारे में बहुत सी बातें की, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे वो निकाहनामा की बात हो। उनकी धर्मपत्नी हैं जो कि एक्ट्रेस भी हैं, क्रांति जी, उन्होंने अपना बचाव किया है। आइए आपको वो भी सुनवा देते कि क्रांति रेडकर ने क्या किया, फिर उसके बाद नवाब मलिक का जवाब सुनते हैं। देखिए, ये जो निकाह हुआ था ये सिर्फ समीर की माँ की खुशी के लिए हुआ था। उसका उनके लिए लीगली कोई महत्व था नहीं। उन्होंने सिर्फ उनकी खुशी के लिए उन्होंने जो पेपर्स बताए वहाँ पे साइन की। वो निकाह नामा भी समीर की मदर ने फिल किया था, क्योंकि इन दोनों को उर्दू आती नहीं। तो जब आपने इस बात को सुना, आप क्योंकि एक एक चीज़ दूसरे खेमे पर आप नज़र रखे हुए नवाब मलिक साहब, जब आपने ये बात सुनी, जब क्रांति रेडकर जी ने ये कहा, तो आपके चेहरे पे तसल्ली थी कि एक्सेप्ट हो गया कि निकाह हुआ था, या जो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई माँ की खुशी के लिए निकाह कर लिया होगा पर धर्म बदला, जाति बदली, ये कहाँ साबित हुआ? देखिए, क्रांति रेडकर साहिबा का नाम मैंने कभी नहीं लिया, लेकिन बार बार कहा गया कि महिलाओं को घसीट रहे हैं। लेकिन आपके बयान में उन्होंने कहा कि निकाहनामा उर्दू में लिखा हुआ था। निकाहनामा में सारी लिखावट अंग्रेजी में है, फिर वो देख लें, उर्दू में नहीं। बचाव ढंग से नहीं कर पा रही। बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंने निकाला है वो कोई मेरा दस्तावेज नहीं, वो 79 का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बी वार्ड का दस्तावेज है, जहाँ पे माँ का नाम जायदा खान लिखा हुआ है, बाप का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है, बच्चे का नाम समीर लिखा हुआ है, रिलीजन मुस्लिम लिखा हुआ है। ये मैंने कोई 41 साल पहले मैंने कोई दस्तावेज नहीं बनाए। ये दस्तावेज सरकारी दफ्तर के हैं। ये माँ की खुशी के लिए
हो सकता है कि दाऊद वानखेड़े कोई और हो और ये ज्ञानदेव वानखेड़े कोई और हो, तो ये बता दें कि वो जो दाऊद वानखेड़े है, वो जो समीर है, वो जो जायदा खान है, वो कोई अलग होगा। इस तरह से अगर बचाव कर ले तो शायद बचाव हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि समीर जो है वो बाय बर्थ मुस्लिम है और धर्म परिवर्तन करके और अपने आप को दलित दिखा के उन्होंने नौकरी हासिल की। मतलब समीर के पिता ने, ज्ञानदेव साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और वो मुस्लिम हो गए थे। बिल्कुल, मैं अपने दावे पे कायम हूँ। बाय बर्थ ये मुस्लिम है, फर्जीवाड़ा करके शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लिया, IRS की नौकरी ली, एक दलित का हक मारा है और मैं पूरी तरह से अपनी बात पे कायम हूँ। आपको बता दूँ, यही मामला इनको सता रहा था, जो दामाद को इन्होंने पकड़ा ताकि नवाब मलिक आज नहीं कल ये मामला आगे ले जाएगा और कहीं ना कहीं नौकरी पे खतरा आ जाएगा। पर नवाब मलिक साहब जब ये SCA कमीशन के पास गए, उन्होंने तो क्लियर कर दिया हल्दर साहब ने उनके घर जाके, क्या डॉक्यूमेंट ठीक है? हल्दर साहब ये दूसरे के अधिकारों का कहीं ना कहीं इंक्रोच कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी नहीं। उन्होंने पहले दिन कह दिया कि समीर ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हाँ, मैं भी कहता हूँ, वो मुसलमान है, उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। वो पहुंच गए उनके मकान पे, कागज पलट के बोल रहे हैं कि हमने देख लिया, सब ठीक है। फिर जब मैंने कहा कि ये उनके अधिकार में नहीं है, तब वानखेड़े साहब पहुंच गए सापला साहब के यहाँ। सापला साहब ने बयान दिया कि हम महाराष्ट्र सरकार को भेजेंगे, इसकी जांच होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून क्या है। लेकिन अरुण हल्दर जी ये बंगाल से हैं। हमें लगता है फर्जीवाड़े के खेल में इनका भी कुछ इतिहास है, आज नहीं कल वो भी उन लोगों के सामने रखूंगा। क्या आपको ये भी लग रहा है कि ये जो हल्दर साहब हैं या सापला साहब हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये उनका बचाव कर रहे हैं? नहीं, देखिए सापला मैं सापला साहब के बारे में नहीं कहता हूँ। जो अरुण हल्दर जी हैं ये कलकत्ता से हैं और इनके भी जीवन का फर्जीवाड़ा बहुत सारा है। हमें लगता है फर्जीवाड़े वाली की एक गैंग बनी हुई है। एक दिन अरुण हल्दर जी का भी फर्जीवाड़ा देश के सामने रखेंगे। लेकिन आप उनकी बहन पर भी लगातार हमले कर रहे हैं, यास्मीन पर। उगाही के लिए आपने उनका नाम लिया, लेडी डॉन के कथित तौर पर कहा, ये तमाम चीज़ें भी हैं। ये क्यों? उसमें बहन का रोल क्या है? देखिए ऐसा है कि उनकी बहन को मैंने लेडी डॉन का नाम नहीं रखा। फ्लेचर पटेल जो वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी है उसका सदस्य है, उसने लेडी डॉन नाम उसने रखा है। उनकी बहन उगाही के धंधे की खिलाड़ी है। एक मैंने पिछले 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप चैट जो इनका और एक आरोपी के बीच का है लोगों के सामने रखा है, जिसमें वो पूछ रहा है कि आपका एड्रेस दीजिए। इन्होंने अपना कार्ड उस पर शेयर कर दिया, उन्होंने लोकेशन शेयर किया है, उनसे बात कर रही हैं। अगर कोई अफसर की बहन वकील है और वो जो भी आरोपी हैं उनसे इस तरह से बातें करती हैं, तो क्या ये एथिकली, मॉरली, लीगली सही बात है क्या? इनसे पहले वो बोलते रहे कि हमारी बहन कभी भी कोई केसेस नहीं लेती। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि वसूली के धंधे में यास्मीन वानखेड़े शामिल हैं और जो मालदीव में उगाही हुई है उसमें भी यास्मीन वानखेड़े हैं। आज नहीं कल चीजें सामने आई। यास्मीन मर्चेंट ने भी अपना बचाव किया है, वो उल्टा काप पे काउंटर अटैक कर रही हैं नवाब मलिक साहब। मैं चाहता हूं कि आप उस चीज़ को सुने और फिर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। क्या कह रही हैं यास्मीन मर्चेंट अपने बचाव में, जिस तरीके से उन पर लगातार हमले हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन को कोई लेडी डॉन बोलता है? मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। कोई सुबह काम नहीं होता, कोई काम करना तो होता है नहीं। जन सेवा के लिए तो काम करना है नहीं आपको, किसी के लिए कुछ भी काम नहीं करना है, ना औरतों के लिए करना है, ना किसी। सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। Take a break, Mr. Nawab, take a break. I think you should check your mental status. मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं नवाब मलिक साहब, मुझे आपकी रिएक्शन का इंतजार है। देखिए, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कभी आरोप नहीं लगाता, लेकिन इस खेल के वे खिलाड़ी हैं। टेक अ ब्रेक, मैंने तो ब्रेक लिया है। दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और द ललित होटल में कई राज छुपे हैं और इतवार के दिन से और खोलेंगे। बहुत सारे राज हैं अभी खुलने हैं। प्राइवेट आर्मी में कौन कौन है, कैसे ऑपरेट होता था, किस तरह से चीज़ें चलती थी, बहुत सारी जानकारी है देश के सामने हम लाए।
होटल ललित का जिक्र किया आपने ट्वीट में। ये क्या कहानी है, ये क्या टीजर आज आप दे रहे हैं? क्यों दिवाली पर लोगों को अपनी फुलझड़ी से परेशान कर रहे हैं? प्राइवेट आर्मी का खेल वहीं से चलता था। प्राइवेट आर्मी में केपी भानुशाली, प्राइवेट आर्मी में केपी जो था वो है, मनीष भानुशाली है, ये जो काशिफ खान है वो है, उसका असली नाम है काशिफ मलिक खान, जो इंटरनेशनल रैकेटियर है, ड्रग का खिलाड़ी है। बहुत सारे अलग से चीज़ें की है, वो भी लोग नहीं खोल पाए। एक दिन अलग उस पर सारी बातें हो। आप बड़ी बात, नवाब मलिक साहब आप बड़ी बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं इस चीज़ को थोड़ा और जानना चाहूँगा। होटल ललित कौन सा है? ये दिल्ली में, मुंबई में या किसी और शहर में? कहाँ है ये? थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहने दीजिए, खोलेंगे। नहीं तो ये सब लोग क्या उस होटल में क्या करते थे जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो गोसावी हो, चाहे वो भानुशाली हो या काशिफ हो? ये लोग क्या थे इस पूरे उसमें? एक सुनील पाटिल भी किरदार है इसमें, एक सुनील पाटिल भी किरदार है उसी में, मैं जो सैम डिसोजा का भी किरदार है। ये सब प्राइवेट आर्मी के लोग हैं। जो सारा पाप है, जो कोई दुनिया का पाप ऐसा नहीं, ये सारे लोग मिलके नहीं करते थे। हम बताएंगे, अब इतवार तक इंतजार करने तो दीजिए। ये सुनील पाटिल, सैम डिसूजा, काशिफ, भानुशाली, ये सब लोग एनसीपी से नहीं जुड़े हैं? ये देखिए, ये सब प्राइवेट लोग हैं। जो वानखेड़े साहब की प्राइवेट आर्मी है, ये पैरेलल आर्मी की तरह से डिपार्टमेंट को चलाते थे, वसूली करते थे, फ्रेम करते थे, नाजायज़ फंसाते थे और पूरा खेल बना के डिपार्टमेंट अपनी जगह काम कर रहा था, ये बाहर अपने लोग अलग काम कर रहे थे। और डिपार्टमेंट के 2-3 आशीष रंजन नाम का एक अधिकारी है, बीबी सिंह नाम का अधिकारी है, इनका ड्राइवर माने है, ये सारे खेल में थे। ये प्रभाकर सेल का नाम आया जो कि उनके साथ थे किरण गोसावी के, फिर एक नाम सैम डिसूजा का आया। इन दोनों के इंटरव्यूज़ किए एबीपी न्यूज़ ने, हमारे सहयोगी ने, और दोनों लोग कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, वो उनके पास शायद ड्रग नहीं था, वो नशे में भी नहीं थे। देखिए, आर्यन खान को तो 27 तारीख को कहानी गढ़ दी गई थी। 27 तारीख को तय हो गया था मोटा पैसा वसूलना है। आर्यन खान को तो 2 लड़कों के जरिए वहां तक लाया गया, फिरौती की रकम मांगी गई, 50 लाख उठाए गए और 27 तारीख को जश्न मनाया गया था, काम बन गया है और पैसा मिलेगा। ये भी चर्चा इनकी 27 तारीख को नई मुंबई के एक होटल में हुई थी। घटना 2 अक्टूबर की, आप 27 सितंबर की बात कर रहे हैं, 27 किसी और की? 27 सितंबर की घटना से 3 दिन पहले ये सारा खेल बन गया था। आर्यन खान को उनके 2 दोस्तों के जरिए वहां पहुंचाया गया। पहुंचाने के लिए भी कुछ कड़ियां हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम खोलेंगे। उगाही के लिए ही उसका इस्तेमाल किया गया। उनको पता ही नहीं था, 13 लोगों के फोटो थे जिन्हें चिन्हित कर करके अलग किया गया। वसूली कुछ लोगों से की गई, कुछ लोगों से करने की जो प्लानिंग हुई उसके अंदर पैसे उठाए गए और वो एक सेल्फी, जो गांजे के खेल में गंजा सामने आ गया, उसी सेल्फी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैं 2 चीज़ जानना चाहूँगा। एक तो काशिफ खान का नाम आया। काशिफ खान के बारे में आप ही ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो फैशन टीवी चलाता है, बड़ा आदमी है। क्या ये पूरी की पूरी जो क्रूज़ वाली पार्टी है, इसके पीछे मेन आदमी ये काशिफ खान ही है आपके मुताबिक? देखिए, दिल्ली के एक पार्टी से ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, कोई ऑर्गेनाइजर आगे किया गया। काशिफ मलिक खान उसका असली नाम है, बाद में वो काशिफ खान बन गया। पहले वो औरा नाम का इस्वा चलाता था, बहुत सारे गलत धंधे करता था और उसी ने, उसका एक ब्रांड है, उसी ब्रांड के तहत उसको स्पॉन्सरशिप दी। पार्टी का खिलाड़ी वो था, पार्टी हुई, रेव पार्टी हुई, लेकिन उस पर हाथ नहीं डाला गया। काशिफ खान ये बहुत बड़ा क्रुक है, फ्रॉड है, ड्रग के धंधे में है और भी बहुत सारे गलत धंधों में है। आप हर रोज़ पत्रकारों को एक काम दे देते हैं का नवाब मलिक साहब कि कुछ खोजिए, कुछ बताते हैं, कुछ छुपाते हैं, कुछ 2-3 दिन के बाद फिर बता देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये पूरी की पूरी जो सो कॉल्ड क्रूज ड्रग्स मामला जिसको कहा गया 2-3 अक्टूबर को, वो आज 3-4 नवंबर तक आते आते
नवाब मलिक बनाम देवेंद्र फडणवीस हो गया है, एनसीपी बनाम बीजेपी हो गया है। आपने देवेंद्र फडणवीस का नाम घसीट लिया, आपने उनकी पत्नी का नाम घसीट लिया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो। मैं चाहता हूं एक बार सुनिए नवाब मलिक ने क्या कहा जब आपने उनका नाम लिया, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, सुनते हैं मलिक साहब। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। आपने इसके साथ ही इस काउंटर का तो आपने जवाब दे दिया था नवाब मलिक, लेकिन एक और बात कही कि 15 करोड़ की पार्टी होती थी देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे। कोई सबूत है आपके पास या आप हवा में बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं? कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं जानकारी में उनके नाक के नीचे चीज़ें होती रही है। अगर ये गलत बात होगी तो पुलिस से जानकारी मिल सकती है। होटल में इस तरह की पार्टियां हुई कि नहीं, इसके सारे रिकॉर्ड होंगे। नवाब मलिक साहब, अब तो आप सरकार में है ना, आप कैबिनेट में मंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप जांच करा सकते थे। आप देवेंद्र फडणवीस के नाम पे चार्जशीट कर सकते हैं, FIR कर दीजिए ना, किसने मना किया? आप तो सिर्फ मीडिया में हमला कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि देवेंद्र जी की वो पार्टी थी। इस तरह की पार्टियां होती थी। मैंने जिस दिन देवेंद्र जी का 1 साल पूरा हुआ था, उनका भाई जो काम कर रहा था शहर में, मैंने आगाह कराया था कि नकली है कि असली है देखो। उसके बाद ठीक है, राजनीति में कुछ बैक डोर में भी बातें होती हैं। फिर मैं रुक गया, वो भी जानते हैं मैं क्यों रुका। मैंने तो वो वीडियो रिलीज नहीं किए। आप क्यों रुक गए बताइए, इंडिया जानना चाहता है। आप क्यों रुक गए? क्या आप कोई डील कर रहे थे क्या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के भाई की ऐसी चीजें जो आपत्तिजनक हो सार्वजनिक करना मुझे लगता है कि नैतिक तौर पर ठीक नहीं था, इसलिए मैं रुका। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। आप चोरी को छुपा रहे थे, आप गलत चीजों को छुपा रहे थे। गलती को छुपाना भी तो जुर्म है, संविधान तो यही कहता है। नहीं, प्राइवेट चीजें हैं, कौन किसके साथ क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीजें रोकना ठीक है। मैंने अगर ये गलती है किसी के ऐप को छुपाना, तो मुझे लगता है वो मेरी गलती है, मैं स्वीकारता हूँ। आप क्या कोई दोस्ती की उम्मीद कर रहे थे बीजेपी के साथ देवेंद्र फडणवीस के जरिए, इसीलिए आपने वो तस्वीर जारी नहीं की? बिल्कुल नहीं। कि एनसीपी और बीजेपी साथ आ जाए, सरकार बनाए, सरकार चलाएं? नहीं। देखिए, 5 साल तक जिस मुखर तरीके से मैंने इनकी गलतियों को उजागर किया, जिस मुखर तरीके से हमलावर में रहा, सारा मीडिया उठा के देख लीजिए कि सरकार बनने से लेके सरकार बदलने तक अगर कोई मुखर चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में था तो उसमें नवाब मलिक था। मैंने उनकी पत्नी का नाम नहीं उछाला। जब वो लगातार नवाब मलिक के दामाद ड्रग का धंधा करता ये कहते रहे, तो मजबूरन उस वीडियो एल्बम को जिसने फाइनेंस हेड था जयदीप राणा, वो लोगों के सामने हमने लाया कि आप जो कह रहे हैं आपकी धर्मपत्नी का वीडियो एल्बम भी पाउडर के पैसे से, ड्रग के पैसे से बन रहा था, उनको आईना हमने दिखाया। आप बड़ा दिवाली धमाका कर रहे हैं, उनके भाई का नाम ले रहे हैं, पत्नी का नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ड्रग पैडलर के साथ उनके रिश्ते, उनकी दोस्ती की बात कर रहे हैं नवाब मलिक साहब। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ कहा है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो दिवाली मनाएंगे, बम फोड़ेंगे दिवाली के बाद। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पहले देवेंद्र फडणवीस की बात सुनते हैं, मैं आपका रिएक्शन लेता हूँ। मैं नवाब मलिक जी को इतनी सलाह दूंगा कि जो अभी मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, इनको एक बार वो नीरज गुंडे के बारे में पूछ ले। कितने बार नीरज गुंडे उनके यहाँ गए हैं या वो नीरज गुंडे के यहाँ गए हैं, ये बात भी उनसे पूछ लीजिए। और नीरज गुंडे के खिलाफ कोई भी सबूत होगा तो कार्रवाई करिए। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा, और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक, इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। जवाब दीजिए
आपके भी अंडरवर्ल्ड से संबंध है नवाब मलिक, गंभीर इल्जाम। देखिए, मैंने इसका जवाब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दे दिया। 45 साल का राजनीतिक जीवन है, 62 साल इस शहर में हो गया। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि इस तरह के रिश्ते मेरे साबित कर दें। हमें लगता है बचाव के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। जिस दिन इन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि है तैयार हम, कल सारी चीज़ों का हमने जवाब दे दिया और ये लाएं, साबित करें कि अगर ये मैं किसी अंडरवर्ल्ड से कभी जुड़ा रहा तो मैं सार्वजनिक जीवन से राजनीति छोड़ दूंगा। तो बम फोड़ेंगे वो, आप तैयार है बम सहने के लिए? हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि बम फोड़िए आप पाकिस्तान जाके, अगर सिर्फ धुआं ही मत निकालिए, बम फोड़ के दिखाइए। हमें लगता है बचाव में ये कह रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे लाएंगे। ये तो इस शहर में शायद 1999 में विधायक बने, उसके बाद इस शहर में आए। जब उस शहर का उन्होंने रास्ता देखा, उस वक्त हम लोग इस शहर में मंत्री थे, शायद इस शहर के बारे में जानते नहीं हैं। इस तरह से अंडरवर्ल्ड के कितने लोगों के साथ इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई है, वो तस्वीरों को लेके मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन अगर तस्वीर दिखाना है तो दर्जनों दाऊद गैंग के लोग इनके साथ तस्वीरें उतार रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं उसको लेके कोई इन पे आरोप नहीं लगाना चाहता। नीरज गुंडे के संबंध शिवसेना से भी हैं, उद्धव ठाकरे से भी हैं। आपने बात की मुख्यमंत्री से कि उनका नाम भी लपेट लिया आपकी इस निजी लड़ाई में? देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देवेंद्र जी के वो फ्रंट मैन थे, दोनों सरकार के चलाते समय मनमुटाव होता था तो वहाँ भी जाते थे। जब सरकार 2 साल पहले बन रही थी और हम लोग एक पर्याय सरकार बना रहे थे, तो नीरज गुंडे उनके जाके मातोश्री के दरवाजे पे खड़े रहते थे कि किसी तरह से पैचअप हो जाए, सरकार बन जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद मातोश्री के दरवाजे गुंडे साहब के लिए बंद हो गए थे, ये भी सच्चाई है। तो नीरज गुंडे के अब संबंध नहीं है शिवसेना से? आज तो नहीं है, दरवाजे बंद हुए, लेकिन देवेंद्र जी और उद्धव ठाकरे के बीच में कहीं ना कहीं वो एक दूत की तरह, वाहक की तरह कोई मामला बिगड़ता था, संबंध बिगड़ते थे तो वो बिचौलिए का काम करते थे, ये सच्चाई है। तो क्या ये आखिर में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो क्या मैं ये मान लूँ क्योंकि शिवसेना और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, शिवसेना ने आपके साथ सरकार बना ली, आपके और कांग्रेस के साथ, इससे खिन्न है बीजेपी के लोग और किसी भी कीमत पर राजनीतिक तौर पर इस पूरी लड़ाई को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, पहले कह रहे थे कि 15 दिन महीने तारीख पे तारीख देते गए, फिर एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को बदनाम करना, डराना, फंसाना, ये खेल तो चल ही रहा है, पूरे देश में चल रहा है। बंगाल में ये खेल चला, कई और राज्यों में चला। कुछ लोगों को डरा के चुनाव से पहले पार्टी में ले गए, पवार साहब को नोटिस भेज दिया गया। तो डराने का, बदनाम करने का खेल एजेंसियों द्वारा कोई नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है कि अब ये डराने का खेल, देवेंद्र जी बार बार कहते हैं कि आधा मंत्रिमंडल जेल में चला जाएगा। हमने तो कहा कि पूरा डाल दो, लेकिन आपकी गीदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं। सरकार 5 साल पूरा करेगी, साथ में रहेंगे और 25 साल सरकार चलाएंगे। बीजेपी के लिए अब महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं रहेगी, ये सच्चाई है। तो बड़ा दिवाली धमाका आप कर रहे हैं कि 25 साल ये सरकार चलेगी, बीजेपी के लिए नहीं बचेगी जगह यहाँ पर। इंतज़ार रहेगा, दिवाली तो ये देश आज और कल में मना लेगा, लेकिन दिवाली के बाद देवेंद्र फडणवीस क्या करते हैं और आने वाले रविवार को ये ललित वाला क्या खुलासा आप करते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। शुक्रिया नवाब मलिक साहब, वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे नवाब मलिक को, और फिलहाल ये दिवाली धमाका उनकी तरफ से है कि वो दिवाली के बाद कुछ और बड़े खुलासे करने वाले हैं। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस के एक फोटो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ है, वो भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये लड़ाई अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।